बिल्कुल। आप दिल थाम के बैठ जाएं, डायरी पेन खोल के बैठ जाएं। आज आपके बीच में एक ऐसे कमांडो को मैं बुला रहा हूं, ऐसे इस बिजनेस के कमांडो को और जिंदगी के कमांडो को मैं इनवाइट कर रहा हूं, जिनका नाम मानिक मियां है, और जिन्होंने अपने बिजनेस में जो जुनून पैदा किया और बिजनेस करने का जो उनका तरीका है वो फायरिंग है। वो बिजनेस में भी उसी तरीके से फायर करते हैं जैसे जिंदगी में फायर करने की जरूरत होती है तो वहां करते हैं। तो बिल्कुल स्टोरी बहुत दमदार रहेगी, बहुत जज्बाती रहेगी, बहुत जुनूनी रहेगी। कहते हैं जिनकी रगों में खून के साथ साथ जुनून दौड़ता है वही इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ता है। जिनकी रगों में खून के साथ साथ जुनून दौड़ता है वही इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ता है। तो मैं बिना किसी विलंब के आप लोगों की तरफ से और आप सबके वार्म वेलकम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की तरफ से स्वागत करते हुए, आरसीएम परिवार की तरफ से स्वागत करते हुए और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से स्वागत करते हुए इनवाइट करता हूं ओवर टू मानिक मियां जी। प्लीज आपकी स्टोरी से आज पूरे हिंदुस्तान को मालामाल कर दें। Yes, happy welcome on the screen, sir. Welcome, sir. वेलकम सर। थैंक यू जय आरसीएम सर। और सारे आरसीएम परिवार को दिल से स्वागत करते हैं। मेरे ख्याल से हम जब 20 साल नौकरी करके नौकरी को छोड़ा था, तो सच बताओ दिल की बातें, तो एयरपोर्ट में कोई नहीं आया था मुझे रिसीव करने के लिए, क्योंकि सबको लगा अब मैंने काम का नहीं है। लेकिन जब थोड़ा सा मैं बाहर आए, स्टेशन एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर आए, तो मैंने वहां देखा 20 से 25 लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर माला लेके मेरे को रिसीव करने के लिए खड़ा थे। ऐसे तो पटना में भी खड़ा थे जहां पर हमने रिटायरमेंट लिए, और एयरपोर्ट में भी खड़े थे। उसकी फोटो भी है मेरे पास, समय की वजह से हमने पीपीटी में नहीं लगाया। तो मैं उस दिन एक बात मन में सोचा कि अगर जिस जज्बा की, जिस जुनून के साथ हम सीआरपीएफ में गया, अगर आप रिटायरमेंट की बात उसी जज्बा को बचा के रखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आरसीएम परिवार में आप शामिल हो जाइए। क्योंकि आरसीएम की परिवार इतनी मतलब एक फौजी से ज्यादा ऑलरेडी ट्रेनिंग शुदा बन जाता है अगर वो फील्ड में सिर्फ 2 से 3 महीना काम कर लेते हैं। और मैं एक एक चीजों से, एक एक लीडरों से जब स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किए थे, तो वो चीज मुझे मिला। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मैं पुनः जितना लीडर्स आज की मीटिंग में आए मुझे सुनने के लिए, मैं तो खैर इतना बोलने के लायक नहीं हूँ। मैं कोशिश करेंगे मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बात आपके बीच में रखने के लिए। और ये महिलाओं की प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से अगर मैं कोरोना की बात करूं, कोरोना में जब सुबह की मॉर्निंग हम लोग स्टार्ट किए थे, फर्स्ट 5:30 बजे एक सेशन चलता था, 5 बजे। एक बार बीसी सर भी उस प्रोग्राम में आए थे। इसके बाद धीरे धीरे पूरा इंडिया में भी मीटिंग होने लगा। और उस मीटिंग में ज्यादातर महिलाएं मिलता था, क्योंकि उन लोग बोलते थे कि सर सुबह स्कूल में बच्चों को भेजने से पहले हमारे पास 1 घंटा टाइम है, हम इस मीटिंग में अटेंड कर सकता हो। तो धीरे धीरे हम लोग फैमिली के साथ उस मीटिंग में बैठने लगा। और इसके बाद जो बिजनेस में चेंजिंग आया वो तो अलग था। और मेरे ख्याल से अभी जो हिंदुस्तान में जो भी, चाहे निर्जरा हो, चाहे अपना की पीक्यूसी का जो लेडीज की प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले 2-3 साल में अगर आरसीएम में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो दे रहा है और आरसीएम की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ला रहा है, वो महिला से ज्यादा कोई नहीं। और आज की प्रोग्राम ऑलरेडी महिलाओं की है। तो मैं इस प्रोग्राम में तो खैर मेरा कोई काम थे नहीं, फिर भी मैं आज की प्रोग्राम में मेरे को जो सपोर्ट किया, मेरा फैमिली, मेरा वाइफ, उन्होंने, उनकी वजह से मैंने आज की स्टेप लिया कि चलिए जब अपने साथ में था और बिजनेस के सपोर्ट दिया, तो हम कुछ बातें आपके बीच में शेयर करेंगे। तो आप सुनने के लिए तैयार है? Yes, sir. चलिए, थैंक यू। और बीसी सर को एक बार दिल से स्वागत करता हूँ और दिल से प्रणाम करता हूँ और सैल्यूट मारता हूँ। क्योंकि सर जब जब जिस चीज में आरसीएम में हाथ लगा, चाहे गामा हो, चाहे वाइटल हो, हाँ, मेरे ख्याल से मेरे भी पीठ में एक बार दिल्ली में हाथ लगा के बोलते शाबाश, आप आरसीएम में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सर ने तो इतने लोगों को पीठ में हाथ लगाया, भूल गया होगा, पर मेरे लिए एक स्पेशल था। तो मुझे लगा मेरे अंदर एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया मुझे। आज भी मैं भूलता नहीं वो सब चीजों को। जब जब मैं थक जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, चीजों को याद करता हूँ कि 2-4 लोग मेरा साथ छोड़े तो क्या हो गया। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग मेरे साथ है। जब भी थक जाता हूँ उनको एक कॉल करता हूँ तो इतनी चार्ज कर देते, इतनी एनर्जी पैदा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगले 3 महीना तक कोई मेरे को उस एनर्जी को डाउन नहीं कर पाते। तो आप सभी को इस एनर्जी के साथ ही बिजनेस करना है। तो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताए थे। तो आज मैं आपको इस बिजनेस का करने का मेरा कोई संघर्ष नहीं, मुझे लगा ही नहीं मैं आरसीएम करने की संघर्ष किया। क्यों? क्योंकि जब मैं फौज में था
सबसे पहले जब हम डिसीजन लिया उसमें कलम था कि अगर आप देश के लिए जान भी जाए उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसका मतलब मौत को दिखा के हमको वहां जाने का मौका मिला, तो वही से हमारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम मौत को साइन किए पहला बार। इसके बाद परिवार को त्याग दिए और हम फर्स्ट टाइम अपने फैमिली को मिलने के लिए लगभग 11 महीना बाद आए थे। और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर शादी हुआ। मेरा ख्याल से मेरा जो बेटी हुआ था, प्रेगनेंसी का 6 महीना की बाद मेरा छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हुआ था, और डिलीवरी का बाद लगभग मेरा ख्याल से 8 महीना, यानी डिलीवरी के 8 महीना बाद मेरा बच्चा को मैं देखने आए। तो उस टाइम मेरा बेटी थे और मेरे मैडम को पूछना पड़ा मेरा बेटी कौन है। क्यों? क्योंकि 4-5 बच्चे और थे, इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल वहां पर चलते नहीं थे, तो कोई भी किसी भी एंगल में बच्चों को भी नहीं देख पाए थे। लेकिन आज एक बेटा है, फिर लगभग 14 साल के बाद फिर एक बेटा हुआ, तो उस बच्चे का जो फीलिंग महसूस करते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर उस दिन उस बच्चे को हम देखते पकड़ते तो इस इमोशनल पे शायद नौकरी हम नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से दर्द के लिए बिछड़ना जरूरी है, कामयाब होने के लिए आपको बिछड़ना जरूरी है। आपको पहले से आपको उन चीजों से दूर होना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके बीच में कोई बाधा ही नहीं आना चाहिए। मैं अभी भी जब मीटिंग में जाता हूँ तो एक छोटा सा बच्चा है 14 महीने का, आप लोग कहीं फेसबुक में देखते होंगे, वो मेरे को छोड़ता नहीं, वो पकड़ के रखते। तो मैडम को पहले बोल देते हो, देखो मैं मीटिंग में जाऊंगा, सामने आएगा रोएगा तो मीटिंग में नहीं जाऊंगा, तुम पीछे की दरवाजे से निकालो, मैं आगे से निकाल जाता हूँ। इस तरह से आज भी वो फौजी वाला जुनून रख के मैं मीटिंग के निकालता हूँ। बोले लेवल बहुत छोटा है अभी, लेकिन उम्मीद और जज्बा उतना ही है जितने बड़े बड़े लेवल पे जो भी लोग पहुंचा उनकी पीछे लाइन में लगा हूँ। मेरे ख्याल से अगर मैं जाना भी नहीं चाहूंगा, मेरे टीम में ऐसा बहुत सारे साथी है वो सपने देख रहे हैं बड़े बड़े लेवल पे जाने के लिए, उन लोग धक्का मार के मेरे को उस मंजिल में भी पहुंचा देंगे। तो आप सब रेडी है? चलिए यस बिल्कुल। मैं एक छोटा सा पीपीटी स्टार्ट करता यस हूँ, सर। और अगर पीपीटी सामने शेयर हो जाता है तो बोलिएगा प्लीज। जी क्लियर हो गई सर। आ गया जी सर? यस सर, आ गया। तो मेरा एक छोटा सा परिचय है, मेरा नाम मानिक मिया और मैं अगरतला से हूँ, और 21 ईयर सर्विस करके मैंने सीआरपीएफ से रिटायरमेंट लिया फुल टाइम आरसीएम करने के लिए। और मेरा जो लास्ट पे आउट था सीआरपीएफ में वो भी लगभग 80,000 के करीब थे। और आरसीएम जब मैंने स्टार्ट किया था, जो जीरो से स्टार्ट किए थे, आज मेरा सैलरी से लगभग 4 गुना ज्यादा इनकम मुझे आरसीएम दे रहा है। इनकम के लिए मैंने आरसीएम को चॉइस नहीं किया था, बहुत सारे कारण था जिसके ऊपर मैं आज आपके बात करूंगा। जो इस बिजनेस में मेरे को सबसे बढ़िया जो मेरे को पाया, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था, वो मेरा क्यों क्लियर था। जानना चाहेंगे आप सब लोग क्या क्यों क्लियर था? यस सर। चलिए सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरा एक फोटोग्राफ है, मैं पिछले पीपीटी में भी लगाए थे, मैं वहां से अपने रिटायरमेंट आए और मेरा लास्ट फोटो भी आप देख रहे हैं। तो फिर मेरा जो क्यों क्लियर था उसके ऊपर में बात करेंगे। एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा, तब तक चाहूंगा कोई बात करे, मेरा गलत पीपीटी अपलोड होगा, इसको चेंज करता हूँ। एक सेकंड के लिए कोई भी सामने आइए, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और मैं भी एक आर्मी परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे भी आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म से आए हैं, आर्मी के प्लेटफॉर्म से आए हैं, तो यहाँ पे जो मान सम्मान है ये बहुत कुछ हमें देगा। जो एक सेवा भाव था वहां पे, यहाँ पे भी वो सेवा भाव तैयार हो रहा है। और आज आपको देख के, कल ही आर्मी डे हुआ है सेलिब्रेट, और आज आप आए तो बहुत खुशी हो रही है। तो ओके, आ गया। थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। मैम थैंक यू मदद करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा क्यों क्लियर करेंगे। इस बिजनेस में आने का मेरा सबसे बड़ा जो आसान था वो मेरा क्यों क्लियर था। नंबर 1 की अगर बात करूं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस चीज से आप समझ लीजिए, आज महिला इस चीज को समझेंगे, जब आपकी क्यों क्लियर होता है तो कोई भी दर्द आपको गिरा नहीं सकता। आप इस फोटो से समझ लीजिए, ऐसे सब लोग हम इस दुनिया में इस तरह से आए, और इस दर्द को एक माँ से ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझा सकता। लेकिन अगर माँ को पूछेंगे कि माँ बच्चा पैदा करने में कितना दर्द है, उसने बोला मुझे इतना कहाँ पता है, मैं तो बस तेरे खुशी देख के सब भूल गया। तो आप सोच सकता है, जबकि उस 9 महीना की दर्द है, पीड़ा को एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकते। दोस्त, अगर आपको आरसीएम करना है, मैं किस लिए किया वही मैं आपको बता रहा हूँ।
मुझे क्यों क्लियर था, दर्द नजर नहीं आया। और आप इसकी दर्द को समझ लीजिए। आप अपनी पत्नी को जब बच्चा डिलीवरी करते हैं, उनको आंखों से देख के एहसास कर सकता है। आपके आस पड़ोस की आपकी बहन होगा, रिश्तेदार होगा, जो भी लोग, उनकी तरफते हुए चीजों को देख के आप एहसास कर सकते हैं। लेकिन जब जब वो शांत में एकांत में बैठते हैं, वो दर्द को भूल जाता है। क्यों? उसके सामने खुशी मिलता है कि मेरे सामने आने वाला कुछ ही पल बाद एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा आएगा, उनकी आंखों में देख के मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। जब सपने सामने आ जाते हैं, ये दर्द एहसास नहीं हो सकता है। तो मैं जो आरसीएम किया, इसका सबसे बड़ा कारण है, मुझे इस तरह से एक मम्मी की तरह, एक लेडीज की तरह मुझे अपने आने वाला भविष्य का क्यू क्लियर कर दिए थे मेरे अपलाइन। और जो भी लीडर्स आरसीएम में मिलते गए, सब लोग मेरा क्यू को क्लियर किया। मेरा जो ग्रेट अपलाइन मिस्टर पीके सिंह सी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता था और मुझे क्यू बार बार क्लियर करा देते। एक फौजी की तरह मुझे हमेशा कमांड करते थे और मैं बाकायदा उसको एक्सेप्ट किए। तो इस फोटोग्राफ से आप समझ सकते हैं। दूसरा आप देखिए, तो मैं छोटे छोटे फोटो से आपको वाकिफ कराता हूँ। ये पेंटर है जो अभी फिलहाल मेरे घर पे ही काम कर रहा है। मैं जब इनकी फोटोग्राफ देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ, अगर इनको चक्कर आएगा तो गिर सकता है, इन ज्यादा थक जाएगा तो लटक सकते हैं। पता है, वहां से उन लोग को अगर बाथरूम भी लगता है तो बोलते हैं चलो कौन उतरेगा कौन चढ़ेगा, थोड़ा सा और कर ले। तो चाय पीने के लिए भी बोलते हैं, बोला रहने दीजिए, थोड़ा नीचे आके पी लेंगे, फिर कौन चढ़ेगा। मतलब हर चीज को वंचित करके 400 से 500 रुपया दाढ़ी के लिए वो इस काम को करते हैं और शाम तक करते रहता है, कभी उतरता नहीं। क्योंकि इनकी क्यों क्लियर है, क्योंकि मुझे 500 रुपया कमा के अपने घर में जाना और बच्चों को रोटी खिलाना। दोस्त, जब क्यों क्लियर आता है ना, तो हर काम आसान हो जाता है। आप आरसीएम क्यों करना, उसका क्यों क्लियर कर लीजिए और आपको हमको सबको इस बिजनेस में संघर्ष नजर नहीं आएंगे। अब मुझे जो क्यों क्लियर हुआ, उस फोटो से मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अगर मैं दर्द की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा आरसीएम में दर्द नहीं मिला जितना मेरे को फोर्स में मिला। वहां मैं परिवार को त्याग करना पड़ा, मेरे कई साथी मेरे को खोना पड़ा, मैं कई सारे डेड बॉडी लेके घर आए थे। मैं जब जब डेड बॉडी लेके आते थे तो मेरा मन में एक ही प्रॉब्लम आता था, समस्या आते थे, अगर इस 8-10 डेड बॉडी लेके मैं छत्तीसगढ़ से घर पहुंचा, अगर इसके बीच में एक डेड बॉडी मेरा आ जाए, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, जिनकी आंखों में सपने लेके मैं नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बीवी को पेंशन मिलेगा, मेरे बच्चों को फिर कौन देखेगा जिसको नया सपना मिल रहा है। मेरे को ये सब चीज एहसास होता था और मैं तड़पता था जब भी ड्यूटी में जाता था। मैडम को कैसी भी हो, उस टाइम जब छत्तीसगढ़ में 2011-12 की बात है, थोड़ा कभी कभी लैंड फोन से कॉल होता था, तो मैडम को बोलता था आज आखिरी बात भी हो सकता था, आखिरी बात भी है, मैं फिर बचूंगा तो शाम को आके लौट के बात करूंगा। ऐसे ऐसे बात करके हम जाते थे, रो रो के जाते थे। लेकिन जब ड्यूटी में चले जाते थे फिर दर्द को भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि या पत्नी को प्यार करते हो, देश को प्यार करते, तो बीच में जो दर्द है वो हम लोग भूल जाते थे। तो आप जब आरसीएम के लिए निकलते हैं, बोले आपका परिवार की माया ममता आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं, वो देश से कम नहीं है। उनके घर पे आप आबाद करेंगे, उनके घर में रोजगार देंगे, उनके घर पे खुशियां लाओगे, आपको पता है आने वाला समय आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। वो हमारा एकमात्र कारण है। जब हम इस चीज को विजुलाइज करके, इस चीज को क्लियर करके जब हम आगे बढ़ेंगे, वो आपको साफ दिखेगा। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? यस आवाज सर। यस ओके, सर, थैंक यू। यस सर, बिल्कुल। मेरा जो क्यू क्लियर था, आप इस 4-5 फोटो से समझ लीजिए। देखो, मानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन हम जब नौकरी में गया था तो 2600 कमा रहा था, फिर धीरे धीरे सैलरी बढ़ते बढ़ते 10,000, 15,000, 20,000 तक हुआ। लेकिन महंगाई के साथ साथ वो बराबर ही रह गया। लेकिन जिस मानी को हमको चाहिए, खर्चा से ज्यादा इनकम चाहिए, तो वो हमारा नहीं हो रहा था। लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा, चलो जीवन जीने के लिए पैसा तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पैसा के साथ साथ हमने कुछ खो रहा हूँ जो नहीं मिल रहा है। और जैसे मुझे आरसीएम परिवार की एंट्री मिला और जो मैंने बातचीत करने लगा, मेरे अंदर जो चीज क्लियर झलकने लगा, जिसको मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक जगह में वो सारे चीज मुझे मिल रहा है, और जिसके लिए हर व्यक्ति को आंख बंद करके करना चाहिए। और मैं आज भी बोलूंगा, जो लोग इस चीजों को आंखों से नहीं देख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अधूरा होकर इस दुनिया में चला गया होगा। आरसीएम में बोले आज मेरा इनकम उतना ज्यादा नहीं, कोई मिलीनियर हो सकता है, कोई अरबों करोड़ कमा सकते हैं, बोले या मेरा 1.5 से 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया इनकम है, और इनकम के साथ साथ मुझे जो चीज साथ में सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो कई लोगों के नसीब में भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो मेरे को मिला वो है स्वास्थ्य। हम लोग जब फौज में था तो हम सुबह की खाना रात को खाता था, रात की खाना सुबह के खाता था। तो धीरे धीरे हमारा नौकरी आगे बढ़ने लगा, तो मेरे को कुछ चीजों में बहुत टेंशन होने लगा।
कि आज फौजी लोग सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर की खाना वो रात को खा रहा है, सुबह की खाना दोपहर में खा रहा है। इसके अलावा हमारा एक बजट होता है कैंप में, इतना रुपया में ही हमको खाना खिलाना। तो कभी कभी बजट के चक्कर में बहुत कम कीमत की प्रोडक्ट भी कैंप में आते थे। और मैंने देखा धीरे धीरे अपना कई सारे फौजी का डायबिटीज, शुगर, पैरालिसिस, मैं तो ऐसा तक भी देखा कई सारे लोगों की पेट की मांस पाव में, पाव की मांस पीठ में लगा के मेडिकल करके घर पे भेज रहे हैं रिटायरमेंट, और कुछ लोग ड्यूटी नहीं कर पा रहे। और बदले में क्या हो रहा है, फौज में ही खतरा आने लगा। तो हमको लगा यार हम तो ठीक है पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम ही बीमार पड़ते जा रहा है। तो आने वाला पीढ़ी अगर बॉर्डर में ड्यूटी करने के लिए भी आएगा, वो तो पहले बीमार हो जाएगा। वो तो कश्मीर में बॉर्डर में चौराहे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम बाहर जाके कुछ लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट दे, तो मेरा ख्याल से आने वाला पीढ़ी हेल्दी होके बॉर्डर में तो आ सकते हैं, पर हम तो बीमार पड़ जाएंगे। हमको देख के तो आने वाला पीढ़ी बॉर्डर में भी नहीं आएंगे। तो आपको पता है, मैं इस बात के पीछे जो सबसे ज्यादा दम भरता है वो आरसीएम की प्रोडक्ट। जब जब हम कोई प्रोडक्ट को हाथ लगाया, जिस जिस प्रोडक्ट को हमने यूज किया, वो प्रोडक्ट हमको पागल बना दिया। चाहे हेल्गर राइस ब्रेन ऑयल ले लीजिए, चाहे गामा ले लीजिए, चाहे किसी भी प्रोडक्ट लीजिए। और इससे ज्यादा जो चीज हेल्दी के लिए आपको यहाँ मिलता है वो है हमारा मीटिंग, वो हमारा मोटिवेशन। जो कोई प्रोडक्ट से ज्यादा हमको काम करते हैं। हमसे कुछ नहीं होता है, फिर भी पीठ में थप्पड़ लगा के कोई अपलाइन बोलते हैं तो बहुत कुछ कर सकता है। एक पत्नी को कभी पति ने शादी की बात आज तक शाबाशी करके ये नहीं बोला कि तुम तो बहुत बड़े ये वुमेन गर्ल बन सकते, बहुत आगे निकल सकता था, वो भी नहीं बोला। पर आरसीएम परिवार के आने की बात कई लोगों ने आंखों में आंख डाल के ये बोलते हुए मैंने देखा। मेरा मैडम को भी, मेरा वाइफ को भी, मेरा अपलाइन पीके सिंह सर और पीके सिंह सर का वाइफ मेरे अलावा मेरे पत्नी को भी सपोर्ट दिया कि आप दोनों मिलके बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन पहले मुझे लगता था मैं अकेला आगे बढ़ सकता था। यहाँ पर हेल्थ से ज्यादा मोटिवेशन भी आपको मिलता है, जो आपको स्वास्थ्य के लिए चेहरे पे रौनक लाता है। वो तो प्रोडक्ट तो है ही, साथ में हमारा सबसे बढ़िया बात है हमारा गाइडलाइन। दूसरा, आज 90% लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं। अगर मानिक भाई को सबसे ज्यादा कुछ दिखाई दिया वो टाइम, क्योंकि जिसको भी बोलता था वो बोलते टाइम नहीं, टाइम नहीं। तो मैं टेंशन में होने लगा। रिक्शा वाला को भी टाइम नहीं, फौजी को भी टाइम नहीं, किसी के पास भी टाइम नहीं। ये टाइम है किसका पास? फिर मैंने एक किताब पढ़े, उस किताब में लिखा है अगर जिंदगी में टाइम चाहिए तो टीम बनाओ, और टीम बनाने का सबसे आसान बिजनेस है तो कोई आरसीएम है। तो एक बार जय आरसीएम बोल के दिल में हाथ रख के बोलिए, अगर भविष्य में टाइम चाहिए तो आपका जो कदम है टीम बनाने का, वो आरसीएम अकेला नहीं, सब मिलके प्रोडक्ट अपलाइन डाउनलाइन मिलके आपको इतना टीम बना देगा। आगे आने वाला समय में आपको टाइम मिलेगा। आज मैं रिटायरमेंट हूँ, लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि मेरे पास कोई काम भी नहीं, मैं बिल्कुल फ्रीडम हूँ। आप एक बात सोच लीजिए, मोदी के पास क्यों टाइम है? अगर मोदी जी के पास टाइम इसलिए है क्योंकि उसके पास हर स्टेट में मुख्यमंत्री की टीम है। मुख्यमंत्री के पास टाइम इसीलिए है क्योंकि उसके पास मंत्रियों का टीम है। मंत्री के पास इसीलिए टाइम है क्योंकि गांव का प्रधान का टीम है। टीम का पास हर व्यक्ति ने अपने छोटे छोटे टीम बना के अपने को फ्री किया। एक सास को तब टाइम मिलता है जब उसके घर में 2 बहू आता है, क्योंकि उसके पास 2 बहू का टीम आता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को टाइम के लिए तरस रहा है, अगर आज की बात आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ये सोच लीजिए आप खुद की काम खुद करें। दोस्त, जब तक खुद की काम खुद करेंगे, इस जन्म तो छोड़िए अगले जन्म तक भी आपके पास टाइम नहीं आएंगे। मेरे को सबसे ज्यादा जो अच्छी बात लगी वो लगा कि मैं टाइम बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे को टीम बनाने के लिए एक ऑप्शन मिला है, वो है आरसीएम बिजनेस। और टीम बनाने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट है, सपोर्ट है, अच्छा लोग है, तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ? ये जज्बा मेरे अंदर आया है। और मैंने देखा, और टीम बनाने के लिए हमको 4-5 आदतों को बदलना पड़ता है, जो ऑलरेडी हर व्यक्ति चाहते हो आदत बदल दी। क्या? आपको अच्छा बातें करना, अच्छा ड्रेसे पहनना, आपको नशा मुक्त होना, पत्नियों को ज्यादा, अपने वाइफ को, पत्नी को ज्यादा प्यार करना, घर में अच्छा रिलेशन बनाना, आस पड़ोस के लोगों को सम्मान देना। अरे ये तो हर व्यक्ति उम्मीद करते, हर व्यक्ति उम्मीद करते हैं। जब हम दूसरे से उम्मीद करते हैं, हमको मिला और ना मिला हो तो बात की बात है, जब मौका खुद को मिला वो चीज करने के लिए तो हम क्यों नहीं करते? तो मैंने देखा चलो ये भी अच्छी बात है, अगर ये काम करके ये काम होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक चीज देखा, जब घर पे आके पहले तो फैमिली आरसीएम का बातें करते तो माना करते थे, मैंने कुछ नहीं करता था, उनको पहले से ज्यादा प्यार करने लगा, पहले से ज्यादा उनके साथ आई लव यू बोलने लगा, रोमांटिक होने लगा, घूमने फिरने का बातें करने लगा। तो मैंने देखा पहले जहां मीटिंग में जाने का माना करते थे, जब थोड़ा सा प्यार से बात करते थे, पूरा बच्चे को रेडी करके चल देते थे मीटिंग में जाने के लिए। एक छोटे सी बदलाव में इतनी बड़ा चेंज आ गया। तो मैं आप जितने भी लोगों को, कई लोग बोलते हैं ना
कि सर मेरा फैमिली आरसीएम का बात नहीं सुनता, मेरा हस्बैंड नहीं सुनता था, मेरा भी नहीं सुनता था। मैं कैंटीन में प्रोडक्ट लाता था, अचानक आरसीएम का थैला लेके गए तो मैडम ने मेरे को बोला ये आरसीएम का सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जाओ दूसरे को बाजार में वापस लेकर आओ, उससे सामान दूसरे लेकर आओ। और ऑफलाइन पीछे से बोल के दिया अगर आरसीएम की 100% प्रोडक्ट यूज नहीं है तुम्हारा व्यापार नहीं चलेगा, और बीबी यूज नहीं करेगा तो 100% कहाँ यूज होगा। तो मेरा मैडम को मैंने अपने सामने खींच के आंखों में आंखें डाल के मैंने सिर्फ एक ही बात पूछा, मैं कौन हूँ? बोला तुम्हारा मेरा पति हो। मैं बोला मैं सच में बताओ मैं कौन हूँ? बोला सच में क्या तुम मेरा पति हो? मैंने बोला मेरे लिए क्या कर सकता है? बोला जान दे सकता है। मतलब कुछ भी नहीं करना, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करके दिखा दो 6 महीने, बस उतना मैं समझ जाऊंगा। तो मैंने ऐसे ऐसे बातें करने लगा फैमिली से। मैंने जिस तरह से एक फौजी ने बुलेट प्रूफ लगाते गोली से बचने के लिए, मैंने आरसीएम में कुछ बातों का बुलेट प्रूफ बनाया। जब जब कोई बातें करते थे, मैंने तो बीसी सर की बात, केसी सर की बात, कदम सर की बात, है पीके सर की बात, इन लोग कुछ लोगों का बातें मेरे को ऐसा लगता था गोली से ज्यादा स्पीड जाता था। उनकी बातों को मैं कैच करता था और आजमा के देखता था, और लेकिन मैं बोलने के लिए भी उनकी स्टाइल इस्तेमाल करता था। तो मैंने देखता कुछ कुछ बातें कई दिन बाद में काम करता था, लेकिन बोल देते। तो आप भी बोलने की कोशिश करिए, आपको भी काम आएगा। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, टाइम चाहिए तो टीम बनाओ। टाइम चाहिए सभी को तो बनाओ, Yes. तो बनाओ Yes, टीम। sir. रुक के रखा, अगर टाइम चाहिए तो टीम बनाओ, अगर अदरवाइज कभी टाइम नहीं आएंगे। और मेरे को जो सबसे ज्यादा लगा वो है रेस्पेक्ट। आप ये फोटो को आप देख रहे हैं, मैं एक मुस्लिम समाज की लोग है, बुरा मत मानना, मैं इसीलिए धर्म का नाम लिया। अलग अलग जगह में हिंदू मुसलमान सालों साल भारत में एक धंधा एक चल रहा है, राजनीति को लेके, अलग अलग चीजों को लेके, जात पात को लेके लोगों को नफरत करने लगते हैं लोग, और जब इलेक्शन आते हैं खूब चलते हैं। लेकिन मैं जब आरसीएम में आई, मेरे को एक परिवार ने, देखिए मेरे को कैसे सहा लगा के सिंदूर लगा के मुझे सम्मान दे रहा है। मैंने मैडम को पूछा, मैम आप मुझे क्यों पूजा कर रहे हैं? इन्होंने एक बात बोला, जहाँ जात पात की बात नहीं होता है, जहाँ बेटे माँ बाप को छोड़ के चला जाता है, या आके लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अरे दोस्त सोच के देख लो, अगर आप सालों से किसी दूसरे विधर्म के लोगों को आप नफरत करते हैं, वो आपके नीचे आगे कोई रॉयल्टी टेक्निकल बन जाता है और आपकी पिन बड़ा हो जाता है। मुझे पता है आपका भाई को आप गले लगाओगे नहीं लगाओगे वो तो बात की बात है, लेकिन पहले उस डाउनलाइन को गले लगाओगे। ना जात पूछोगे, ना कौन सा बिरादरी पूछोगे, आपको बस कामों में मोहब्बत होना चाहिए। दोस्त अगर हम सब मिल के एक दूसरे के काम आने लग जाएंगे, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध जैन, अगर सब एक दूसरे की काम आने लग जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो जात पात की लड़ाई वो खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान दुनिया की नंबर 1 हो जाएगा। ये मिशन हमको लेना पड़ेगा कि हम सबकी काम आना चाहिए। राइट? यस या नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी देखा लोगों को भाई, जब हॉस्पिटल में पढ़ते हैं ना, जब ब्लड कलेक्शन करता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, हो सकता है 2 मिनट लगेगा इस बात को बताने के लिए। मेरा एक दोस्त था, सीआरपीएफ में था, वो हमेशा बिस्तर अलग अलग रहते थे, दूसरे धर्म का, मुची तेली जाति से दूर रहता था। वो पटना में पोस्टिंग हुआ, उसका किडनी का प्रॉब्लम था, उनको ब्लड चाहिए था। उसकी फोटोग्राफ मैंने कई प्रोग्राम में दिखाया था, छत्तीसगढ़ में भी दिखाया था मैंने। तो मुझे भेजा था ब्लड लाने के लिए, मैंने ब्लड उठाया तो उनको पूछा, तिवारी, उनका नाम तिवारी था, आई डोंट, तिवारी कहाँ है मेरे को पता नहीं, लेकिन तिवारी जी सुनते तो नाराज मत होना, प्रैक्टिकल बात है। मैंने तिवारी जी को पूछा, तिवारी जी तुम्हारे लिए ब्लड तो मिल गया, लेकिन कौन सा ग्रुप का चाहिए? वो बोला ओ पॉजिटिव। वो तो मिल गया मेरे को, कौन सा जात का चाहिए? तो उसने मेरे को बोला कौन सा जात का मतलब? अरे भाई ओ पॉजिटिव ब्लड हिंदू में भी हो सकते हैं, मुस्लिम में भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन में भी हो सकते हैं, कुत्ते में भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, तेरे को भी तो अपना जात का चाहिए ना। तो उसने मेरे को बोला नहीं भाई मेरे को सिर्फ ओ पॉजिटिव चाहिए। मैंने ओ पॉजिटिव का ब्लड लेके आके उनके हाथ में दिया। और मैंने, क्योंकि तब मैं आरसीएम में था, बड़ा रोमांटिक रहता था, हमेशा मजाक करते रहता था, ऐसे ऐसे सिचुएशन में और मजाक करता था, क्योंकि पहले भी कई सारे लोगों की मौत देखा, डेड बॉडी उठाया। तो तिवारी जी नया मर रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मरना ही था क्योंकि कैंसर हो चुका था। तो फिर उनको मैंने बोला भाई ये ओ पॉजिटिव का ब्लड तो ले ले, लेकिन मेरे को जात का आता पता नहीं मिला, लेकिन डालने की टाइम सोच समझ के डाल लेना। उस दिन लेकिन मन में एक बात की एहसास हुआ दोस्त, वो ब्लड डाले, ठीक भी होके मंदिर में आके पूजा कर रहा था। मैं बोला ये ब्लड किसी भी धर्म का हो, लेकिन आखिर तेरे को जीवन दिया ना, सबसे बड़ी वही बात है। आपकी जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, जब मुसीबत में जो भी आपकी काम में आ जाए ना, उससे मोहब्बत करने लग जाओ, बाकी कुछ नहीं है। मैं देखो फौजी आदमी हूँ, मेरे बात कोई बुरा मत मानना, मैं एक अलग टाइप का आदमी। अगर मेरे को आज भी कोई पूछता है आप कौन सी जात के, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं इंडियन हूँ, आपको कौन सा जात का चाहिए? वो फिर आगे कुछ पूछता नहीं। अभी रिसेंटली अगरतला में केशुल का मीटिंग हुआ था, रूबीना मैम आए थे केशुल का, मेरे को 3 दिन तक मेरे साथ में रहा, तो मेरे को बोला मुझे डाउट है आप कौन है?
मैं बोला क्या हो गया? बोला ना आपको हिंदू पता चल रहा है ना मुस्लिम पता चल रहा है, क्या है वो? हम बोला आपको करना क्या? बोला आप बताओ कौन सा जात का? मैं बोला आई एम इंडियन, आपको कौन सा जात का चाहिए? बोला मुझे इंडियन ही चाहिए। तो बस आगे बढ़िए ना, है ना। तो कहने की मतलब हम इस बिजनेस में आने की बाद एक दूसरे को मदद करके आरसीएम के माध्यम से हिंदुस्तान को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। बोले ये आवाज मेरे लिए छोटा है, मेरा काम और कदम बहुत छोटा है, लेकिन हर व्यक्ति अगर इस मिशन को हाथ में ले ले, ये देश कहाँ जाएगा? कभी आंख बंद करके पल भर के लिए सोचिएगा, एक गांधी कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ तक पहुंचा है। ये जो बीसी सर हमारे बीच में आते हैं, पीके सर हमारे बीच में आते हैं, अरे ये बोले इंसान बन के हमारे बीच में आया, लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे ना, हम रोएंगे, खून के आंसू चले जाएंगे, हम उनको मिलेगा नहीं। हमारे बच्चों को दिखाने के लिए तरसेंगे, मिलेंगे नहीं। और हम तो किस्मत वाले हैं कि जिंदा होकर उनको देख पाए, उनकी बातों को अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। जीवन में वो मिल जाएगा जिसकी चीजों को हम देख रहे हैं। जो रेस्पेक्ट है, हम उस लायक नहीं था, हमको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था। हम फौज में छुट्टी का टिकट लेके टॉयलेट की बगल में बैठ के हम अगरतला तक घर में आते थे इमरजेंसी माँ को बाबा से मिलने के लिए, कोई सीट तक भी नहीं देते थे हम लोगों को। कहने तो बहुत बोलते थे कि एक फौजी आदमी को सैल्यूट करना चाहिए, वो मरने की बात करते हैं, जीती जी कोई नहीं करते। क्योंकि आज भी मैंने देखा, जब एयरपोर्ट आया हमको कोई मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन जब लाशें जाते हैं, डेड बॉडी जाते हैं, तो पूरी लोग सम्मान देने के लिए आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फौजी को मरने की बात लोगों को खुशी होती है, लेकिन जिंदा रह के आने के बाद अगर मुझे को सबसे ज्यादा कोई सम्मान दिया, वो मुझे आरसीएम की परिवार दिया। आरसीएम की परिवार सिर्फ फौजी नहीं है, आरसीएम की परिवार अंदर से भी एक योद्धा है, एक क्रांति है, कमांडो है। ये जैसे इस बिजनेस में आते हैं लोग बदल जाता है। मेरे ख्याल से आज जो चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रहा है, मुस्कुराहट नहीं है, आपका अंदर एक जज्बा है फौजी का। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पीठ में हमेशा हाथ रख के अपने आप को बोलिए मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, 4 सवाल लिखिए, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। हम सब लोग मिलके कर सकते हैं। मेरे भी आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मेरे ख्याल से मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे आज जो रेस्पेक्ट मिल रहा है, मैं उसकी लायक नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आरसीएम परिवार ने दे रहे हैं, तो इसकी मैंने जो उसकी जो क्या बोलते हैं एहसान है वो मैं पूरा करूंगा। अभी जो रेस्पेक्ट मेरे को मिल रहा है उसका काम मेरा हुआ नहीं अभी, अब मैं करूंगा। क्योंकि मुझे लगा कि मुझे जब लोग भरोसा किया, जब बच्चे को भरोसा होता है ना, मेरा बाप ने मुझे कुछ लाके देगा तो वो लाके देता है। आज आपने भरोसा किया, मैं आगे वो काम करूंगा जो मेरे से अभी तक नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग पूरा समझ लीजिए, वो है सिक्योरिटी। 13 साल नौकरी करने के बाद अचानक मैंने डिसीजन लिया कि मैं 20 साल करके रिटायरमेंट चला जाऊंगा। तो मेरा वाइफ ने बोला कि जाके क्या करो। जब मैंने लौट के देखा, बहुत सारे फौजी रिटायरमेंट गया तो देखा वो रिटायरमेंट जाके दुकान चला रहा है, खेती चल रहा है। तो मेरा मन में सवाल आया, अगर दुकान और खेती चलाना था तो फौज से पहले भी तो चला सकता था, फिर जाके क्या चलाना जरूरत है? फिर सिक्योरिटी कहाँ है? मेरे को दूर दूर तक नौकरी में सिक्योरिटी नजर नहीं आए। मैं मर जाऊंगा, बीबी को पेंशन मिलेगा, बीबी मरने के बाद फिर बच्चा जीरो हो जाए, फिर कहाँ सिक्योरिटी है? ऐसे कितने सारे फौजी चला गया। मैंने आज भी देखा उन लोग सड़क पे पेंशन के लिए दिल्ली में जाके धरना दे रहे अपने पैसे, कारगिल में लड़ाई करके मौत दे दिया, टांग दे दिया, गले दे दिया, आज भी छोटे छोटे पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है। दोस्त वहां सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी को अगर जानना चाहते हैं, मैंने एक किताब में पढ़ा था, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए वो काम करना पड़ेगा जो काम आपकी मरने के बाद भी चलेगा, वो चाहे कुछ भी हो। जब मैंने आंखों उठा के देखा इस चीजों को, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मैंने देखा बीड़ी बेचने वाला के पास सिक्योरिटी है, दारू बेचने वाला के पास सिक्योरिटी है। क्योंकि मरने के बाद, मालिक मरने के बाद भी दारू चलेगा, बीड़ी चलेगा, सिगरेट चलेगा, उनको पैसा मिलेगा, उनको बच्चों को मिलेगा, लेकिन देश के लिए मरने वाला व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो मेरे को लगा अगर हमको सिक्योरिटी चाहिए वो काम करना का पड़ेगा जिसको मरने के बाद भी चले। तो मैं तो दारू नहीं बेच सकता, मैं तो बीड़ी नहीं बेच सकता, वो तो मेरे से होगा नहीं। किसी का परिवार बर्बाद करके मैं तो धंधा नहीं कर सकता। तो मेरे को रिसर्च करना था, मेरे को पता करना था ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हो जो उनकी तरह चलेगा। मैं हैरान हो गया, वो तो प्रोडक्ट में सुबह शाम इस्तेमाल करता है, वो है दाल रोटी तेल साबुन। और मजे की बात है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए भले मेरे पास पैसा हो ना हो, आइडिया हो ना हो, लेकिन आरसीएम परिवार ने मेरे से 13 साल पहले मार्केट में ला चुका था। बस जरूरत था मुझे इन्वॉल्व होने का। जब मुझे चीज समझ में आया, मैं तुरंत देर ना करके इसमें इन्वॉल्व हो गया। जब दारू चल सकता है, बीड़ी चल सकता है, तो आरसीएम का हेलगट तेल क्यों नहीं चलेगा? आरसीएम का नमक क्यों नहीं चलेगा? आरसीएम का साबुन क्यों नहीं चलेगा? ये तो उस मैं तो बोलता हूँ कि अगर वो प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज करे ना करे, ये तो 200% प्रोडक्ट 200% लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा। मुझे इस प्रोडक्ट से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना लोग अपनी पत्नी से प्यार करते हैं।
क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपकी परिवार को खुशी ला सकते हैं। जैसे जैसे मैंने काम करने लगा, मैंने जब रिटायरमेंट आने से पहले कई बार मैंने अपने बिजनेस को मैंने चेक करके देखा, क्लोजिंग का दिन मोबाइल बंद करके देखा मेरा बिजनेस घट रहा है क्या नहीं घट रहा है, तो मैंने देखा नहीं, मेरे बिजनेस उस लेवल पे पहुंच चुका है कि मैं रिटायरमेंट लेने के निर्णय ले सकता हूँ। मैं आप सबको बोलता हूँ, जब तक आपकी इनकम आरसीएम की इनकम से दुगुना नहीं हो जाए तब तक पुराना काम को पकड़ के रखे, क्योंकि कोई आपको ये सलाह नहीं देता कि फुल टाइम काम करो। कहाँ करोगे फुल टाइम? जिसके लेके काम करना वो बोलेगा शाम को 4 बजे आओ, तो दिन भर कहाँ करोगे? टीवी देखोगे? नो, दूसरे काम करो अपने परिवार को चलाने के लिए। मैंने सब कुछ इस चीजों पर मैंने ऑब्जर्व किया। अगर आपको सक्सेस चाहिए, कि आपको हेल्थ चाहिए नहीं, आपको टाइम चाहिए नहीं, आपको सिक्योरिटी चाहिए नहीं, आपको रेस्पेक्ट चाहिए नहीं, मेरे ख्याल से ये सारे परिवार, सारे चीज आरसीएम परिवार आपको दे सकता है। आज देखो मेरे पास अच्छा हेल्थ है, मैं अभी लगभग 40 से ऊपर मेरा एज हो चुका है। मेरे पास आज मरने के बाद भी एक सिक्योरिटी का रास्ता दिख रहा है। मेरे पास हिंदुस्तान के अलग अलग जगह में लोगों को जानने का थोड़ा सा मौका मिला है। मैं उतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने परिवार को खुशी से जा रहा है। सबसे बढ़िया बात है, आज मैं फ्रीडम हूँ अपने बच्चों और परिवार के साथ। आपको सब ये चीज चाहिए तो एक बार हाथ उठा के बोले यस। अगर चाहिए तो आपको आरसीएम से परिवार से बेहतर आपको कोई नहीं मिल सकता है। मेरा ये क्यों क्लियर था, ये जब क्यों क्लियर हो गया तो मेरे को दर्द नजर ही नहीं आया। आप देख के सोच के देखो, आपका बच्चा जब गिरता है उसको कितना दर्द होता है, लेकिन आपको क्यों क्लियर होता है, मेरा बच्चा गिरने के बाद ही खड़ा होगा, इसलिए दर्द आपको होता नहीं। आप उठा के बाबू रे सुना रे बोल के मुंह में हाथ डाल के दवाई लगा देते हो, क्योंकि आपकी क्यों क्लियर है। जब आपकी क्यों क्लियर होगा कहीं दर्द नजर नहीं आएगा। आज की बात कभी भी आप लोग इस तरह से मत बोलो कि हम आरसीएम करने के लिए बहुत दर्द जल रहा है। अरे कोई दर्द नहीं। आप छोटा सा अच्छा सा ड्रेस पहन के कुछ प्रोडक्ट लेके लोगों के साथ बैठ के जाते हो, बोले 2-4 लोग मना करते हैं, उससे क्या घबराना है। मेरे अपलाइन ऐसा था, फौजी से भी खतरनाक था। जब जब कोई मना करते थे तो मेरा अपलाइन को पीके सिंह को पूछता था, सर लोग मना क्यों करते हैं, इतना बढ़िया बिजनेस है। तो उसने मेरे को एक ही बात बोलता था, पहले तुमने भी तो मना कर दिए, तुमने इतना जल्दी हाँ किया क्या? बोला नहीं, बोला तुमने देर से हाँ किया तो लोग बदला नहीं लेगा, तुम्हारा सब तुरंत हाँ कर देगा। तो मेरे को एहसास दिलाते थे तो मैं फिर खड़ा हो जाते थे। एक बार मेरे को सर ने बोला कि सर लोगों ने मना कर देते हैं। बोला लोग मना नहीं करते, तुम समझाने के लायक नहीं, पहले तुम लायक बनो। बोलते हैं जब बाजार में आप पातीला खरीदने के लिए जाते हैं 4 थप्पड़ देके टेस्ट करते हैं मटका लेने की लायक है नहीं। जब 30 रुपया मटका को आप 4 थप्पड़ लगाते हो तो आप 3 लाख रुपया देने के लिए जाते हो उनको महीना में, तो 400-500 थप्पड़ तो आपको लगाएगा ना। तो आप उस काबिल बन के जाओ ना। जब काबिल बन के जाएंगे वो आपको थप्पड़ मारेंगे और आप टिक जाओगी, वो आपको खरीद लेंगे, क्योंकि तब हम अपने आप को बेचने जाते हैं। जब बेचने जाता हो ना खुद को, तो काबिलियत बना के जाना चाहिए। मेरे बात से सब लोग सहमत है तो हाथ उठा के यस बोलिए। हाँ, तो आज हम लोग सीखने में जोर लगाएंगे। ये जो मीटिंग होता है ना, सेमिनार होता है ना, हमको याद है ये सब बीसी सर का, केसी सर का मीटिंग सुनने के लिए पैसा खर्चा करके गाड़ी भाड़ा किराया लगा के कहाँ कहाँ तक जाते थे, सिर्फ टच करने के लिए, मिलने के लिए, हीरो में जाने की कोशिश करता था, होता नहीं था। आज सर 1-to-1 व्यक्ति से बात करे, एक एक व्यक्ति को जानता है, कौन मधुबाला मैम है, कौन सुबह मैडम है, कौन गुंजा सर है, हर व्यक्ति को जानता है। अरे भाई एक बात सोच के देखो, अगर मोदी कोई जाता है, उस मोदी ने किसी का नाम लिया, वो स्टार है आज नहीं तो कल। अगर बीसी साहब जिसका नाम ले रहा है वो आज नहीं तो कल वो स्टार है, इसको दिमाग में बैठा लो। क्योंकि किसी सक्सेस व्यक्ति का मुंह से अगर किसी का नाम निकाल जाए स्टार है। अगर महेंद्र सिंह धोनी के मुंह से किसी व्यक्ति का नाम निकाल जाए स्टार है। तो इस तरह से आप बातें करने की कोशिश करो। मैं देखो, मैं बोला ना, मैं बुलेट प्रूफ की तरह बातों का बुलेट प्रूफ बनाया। कल अगरतला में मीटिंग का प्रमोशन करने जा रहा था, एक व्यक्ति ने पूरा मीटिंग के बीच में खिचड़ी बना दी। उसने मेरे को बोला, सर मुझे एक बात बताइए, अगरतला मीटिंग में जाएंगे, 150 रुपया किराया लगेगा, 150 रुपया गाड़ी भाड़ा लगेगा, 200 रुपया जाने में लगेगा, 100 रुपया खाने में लगेगा, 500 रुपया कौन देगा? हम बोला आप देगा। बोला मैं क्यों दूं? मैं बोला आप क्यों नहीं देंगे? बोला मैं क्यों दूंगा, मैं आरसीएम सुनने के लिए जा रहा हूँ, बिजनेस करूंगा बाद में, मुझे क्या समझ में आएगा। मैं भगवान को बोला, है भगवान कुछ तो बुद्धि दे दे ताकि उसको मैं समझा पाऊं। मैं इसको पता है क्या बोला, मैंने एक बात बोला और काम हो गया। मैं उसी टाइम टिकट भेज दिए। मैंने उनको बोला देखो, मेरे को भी ऐसे बना के बोल दिया। मेरे को भी किसी ने एक बार बोला था, मानिक भाई अगरतला मीटिंग में जाना, मैंने वही बात बोला। तो उसने पता है मेरे को क्या बोला, मेरे को एक बात बोला, तुम्हारा पास क्या काबिलियत है जो तुमको 100 रुपया हम दे? तुम्हारा पास क्या क्वालिटी है जो तुमको अगरतला खाना हम खिला? तुम्हारा पास क्या काबिलियत है जो तुमको गाड़ी में लेके जाओ? आज अगर धोनी अगरतला आ जाए, आज अगर पीके सिंह सर अगरतला आ जाए, आज अगर मुआविज शारण जी चाहे कदम सिंह सर अगरतला आ जाए, उनको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरा खाने का पैसा कौन देगा, मुझे रुकने का जगह कौन देगा। क्यों? क्योंकि वो काबिल बन चुका है।
आप काबिल बन जाओ ना, आपको उठा के मैं ले जाऊंगा, कांधा में लेके अगरतला तक ले जाऊंगा। जब तक काबिल नहीं बनोगा, ना आप मेरा सास है, ना मेरा जीजा है, ना मेरा साला है, ना मेरा ताऊ है, कुछ नहीं है, एक अनजान व्यक्ति है, भरोसा किया बस। और भरोसा जीतने के लिए आपको भी टाइम देना पड़ेगा, मैं खर्चा बाद में कर लूँ। तो जब मैंने ये बोला तो उसने 5 टिकट ले लिया। तो मैं देखा कि अगर हमने शब्दों को कवर कर पाए तो काम होता है। और आप भी ऐसे शब्दों को कवर करने के लिए, जो शब्दों का मायाजाल लेके सुबह शाम हमारा बीच में आते हैं ना, ये कोई आम आदमी नहीं है। उनकी एक एक बातों को ध्यान से सुनना पड़ता है। जो डायरी पेन लेके जो बात आपकी वो लिखो, पूरा बात आपकी नहीं हो सकता। कुछ बातें हैं जो आप फंस रहे हैं, उसको हमको उठाना चाहिए, राइट। तो ये हमारा क्लियर था, इसीलिए हम इस चीजों को हमने आजमाया और हमने इस बिजनेस में शामिल किया। तब जाके आप अपने आप को सक्सेस कहला सकता है कि ये चीज अगर आपको चाहिए आप आरसीएम करिए। देखिए मैं किस तरह से शब्दों का थोड़ा सा जाल बनाया, मैं उसके ऊपर बात, मेरा संघर्ष यही है। मैं सिर्फ शब्दों से ये करता था, बाकी मेरा कोई स्ट्रगल, मैं शरीर की स्ट्रगल को नहीं देखता था, क्योंकि 15 किलोमीटर पहले भी मैं दौड़ता था। सुबह उठ के 4 बजे उठने का आदत मेरा पास पहले ही था। ऐसा बहुत सारे चीज जो मेरा सब पहले ही होता था, तो मेरे को उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। मैं रात भर जागने का आदत मेरा पास पहले ही था। तो सब चीजों पे मेरे को वहां प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था लोगों की सवालों की जवाब देने का। और जो सवालों की जवाब मैं देता था वही मेरे को लगता था कि उस थोड़ा क्रिटिकल है, उसको सीखना मेरे को जरूरत है। और वो बेहतर है मीटिंग में, मीटिंग में हम सब सीखते थे। यस, अब आवाज आ रही है क्या नहीं? हेलो, यस आ रही है सर। हाँ। आरसीएम ज्वाइन करने की बात, मुझे कुछ लोग बोलता था आरसीएम छोड़ दो, और सबसे ज्यादा कौन होते थे? ये सब मेरा खास जिगरी दोस्त होता था। मैंने उनको बोलता था, दोस्त तू बोलेगा तो आरसीएम छोड़ देंगे, जीवन भर के लिए छोड़ देंगे, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक नहीं करूंगा, तेरे बात में मानूंगा, लेकिन एक बात मेरा भी मानेगा क्या? बोला बिल्कुल मानेंगे, चल मेरे साथ तू सिर्फ 3 मीटिंग अटेंड करने का वादा कर ले, मैं जीवन भर आरसीएम छोड़ दूंगा। बोला उससे क्या होगा? हम बोला बस 3 मीटिंग मेरे साथ में बैठ के तू सुन ले, इसके बाद हम दोनों मिलकर दारू पीने चले जाऊंगा, कुछ भी चले जाऊंगा, लेकिन आरसीएम नहीं करूंगा। तो पहला मीटिंग में तो ले जाता, वो इसीलिए जाता था, मेरे को आरसीएम छुड़ाना था उनको। वो जाता था और मीटिंग में बैठता था, उसका टिकट भी मैं देता था, किराया भी मैं देता था, मीटिंग में बैठता था, मीटिंग के बाद पूछता था कैसा लगा? बोला हाँ ठीक ठाक है, हाँ ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे अंदर उसको है ना थोड़ा सा चेंज होता है। तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए इनवाइट करता है, दोस्त सेकंड मीटिंग आ गया, मेरा छोड़ने का बारी आ गया, आ रहा है क्या? बोला हाँ आऊंगा। तो मैं जाके देखता हूँ मेरे से पहले टिकट लेके बैठा हुआ है। और जब तीसरा मीटिंग में आने की टाइम होता है तो मेरे ख्याल से 3 लोगों को ज्वाइनिंग करा के लेके आ जाता है। आप 3, कोई भी वादा करने वाला जब वो आपको छोड़ा रहा है तो एक वादा आप नहीं कर सकते क्या उनसे? अगर वो नहीं करते आपसे वादा, वो दोस्त नहीं, उसको बोलना दोस्त मैं तेरे बातों के लिए आरसीएम छोड़ रहा हूं, तो तू एक बात नहीं रख पाया, तू मेरा शुभचिंतक नहीं है, इससे अच्छा तू 5 साल मेरे से दूर रहे। इस तरह से हम लोग लोगों से थोड़ा सा कोशिश करते थे। अब दूसरा, और इसके लिए हम लोग जो भी सवाल मैंने मन में पैदा किया, मैं हमेशा ऐसे सोचता था यार हमेशा मुझे बुद्धि दो ताकि मैं बात कर सकूं लोगों से। और इसके लिए किताब का सहारा लिया, मीटिंग का सहारा लिया। देखो प्रोडक्ट हमारा जान है और मीटिंग हमारा ग्रोथ है। जो लोग मीटिंग से दूर है वो बिजनेस से दूर है, ध्यान रखना। आप मीटिंग में आओ ज्यादा, आपका बिजनेस बढ़ते रहेगा। ये सब मीटिंग में देखो लोगों को जब मीटिंग में ले जाते थे एक अपने आप काम हो जाता था। मीटिंग में जाने की बात, ये दोस्तों का, ये मेरा एक दोस्त है, इन्होंने इतना नेगेटिव था, जब मीटिंग की बात सेल्फी लेने की टाइम उसकी चेहरे देखो कितना शानदार हो जाता था, चमक जाते थे लोगों का। चलिए, मेरे को बहुत सारे लोग जिनकी हाथ पैर नहीं होता था वो भी बोलता था मुझे आरसीएम छोड़ दो। ये लड़की मेरे को एक बार बोलते थे कि सर कहाँ आरसीएम करता है ना, आप आरसीएम छोड़ दो, मैंने भी पहले किया था और आज मैं भी छोड़ दिया। मैंने पता है एक बात बोलता था इनको कि मैं छोड़ दूंगा। इस बिजनेस को छोड़ने के पीछे जो भी मेरा सवाल है उनकी आप 5 जवाब। मैं उनको पूछता था अगर आपके पास इतना नॉलेज है, ज्ञान है, मुझे आरसीएम का 5 सवालों का जवाब दो। मैं आरसीएम का मालिक का नाम पूछते थे, आरसीएम का पीवी का बारे में पूछते थे, आरसीएम का स्थापना दिवस के बारे में पूछता था, तो देखा मुंह बंद हो जाता था। मैं बोला 5 नॉलेज नहीं है और मुझे आरसीएम छुड़ाने के लिए आ गया। मैं लोगों के सामने तेरा कपड़ा उतार दूंगा अगर तूने सही जवाब अगले बार नहीं दिया। या तो मेरे से दूर रहे या तो पहले आरसीएम की बुराई 5 लेके आ जा ताकि मेरे को जवाब दे पाए। मैं ऐसे आंखें में आंखें डाल के बोलते थे, चाहे कोई भी हो, मेरे से उम्र से ज्यादा बड़ा हो छोटा हो, जब सामने आ जाए तो बोलूंगा, छोड़ूंगा क्यों? आप भी ऐसे कुछ सवाल पूछिए ना आंखों में आंखें डाल के। ठीक है आरसीएम छोड़ देंगे, 10 लोगों के बीच में मेरे को 5 क्वेश्चन का आंसर दे दे भाई,
जब ज्ञान है नहीं उनको बोलो कि मार्केट में ज्ञान बांटते रहते हैं, और ऐसा तो नहीं दिन भर ज्ञान बांटते रहते बिना काम में, घर में जाकर पत्नी के झाड़ू खा के घर फिर भागते रहते। अरे भाई काम की आदमी ज्ञान नहीं बांटते, काम करते, मुझे काम करने देना, जब तेरे को आता नहीं तो क्यों डिस्टर्ब करते। ऐसा कुछ शब्द लेके चलिए। अगर आपकी पोती भी आपको रोकते हैं, उनको बोलिए आंखों में आंखें डाल, मोहब्बत अगर मेरे से है, विश्वास अगर मेरे से है, मैं किससे मिलने जाता हूँ उतना तो आपका फर्ज बनता है जाके मेरे साथ देखिए। चलिए अगले बार फलाना तारीख को वहां पर कोई आता है जिससे मुझे इश्क हुआ, चलो साथ में पता चल जाएगा। वो जाएगा उसको डंडा मारने के लिए और जाके देखेगा उसको भी मोहब्बत हो जाएगा, और आपकी पीठ में कंधा में हाथ डाल के खड़ा हो जाएगा कि आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। तुम औरत होके इतना बड़ा डिसीजन ले गया और मैं मर्द होके क्यों आपका साथ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको लेकिन बोलना तो पड़ेगा। बोल सकते हैं सब लोग? चलिए यही मेरा, देखो मेरा संघर्ष यही है। अगर मैं बाकी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरा बस कुछ संघर्ष नहीं था। मेरे कई लोगों ने मेरे को बोलता था भाई तू आरसीएम छोड़ दे, बोलता था, मैं यही लोगों को बोलता था मैं छोड़ दूंगा, मेरे को लाखों रुपया कमाना, कोई रास्ता बता दे। वो आग में डाल के बोलता था तू कितने पढ़े लिखे, मैं बोला पढ़े लिखे मत पूछ, तुम तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, कमाई तो मेरे से कम है, फिर तू रुक रहा है। क्योंकि आरसीएम में देखा बहुत सारे लोग, सब्जी बेचने वाला लोग जब लाखों कमा रहे तो फिर कहाँ मेरे को रुक से, मुझे लाख कमाना, वही काम बता दे मैं छोड़ दूंगा। बोलेगा तो मर्डर भी कर दूंगा लेकिन लाखों कमाने का रास्ता दे, एक मर्डर के नहीं, जो एक मर्डर करेंगे जेल में चला जाऊंगा, मेरे को हर महीना में चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, ऐसा काम बता दे। किसी का पास काम ही नहीं है बताने के लिए, और अपन के पास तो काम है ना। जब तेरे पास काम नहीं, 10 मिनट बैठना, हम तेरे को बता सकते हैं कि लाखों कैसे आ सकता है। तो इस तरह से कुछ चीज लेके हम आगे बढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगा, लोग दूर भागने लगे, लोग बोलने लगा इसका पास फंसेंगे या तो आरसीएम करना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो दूर दूर भागो, वही बेहतर है। और मेरा रास्ता आसान होते गया, मेरे को जो रुकता था वो मैंने धीरे धीरे अपना दूर करने लगा। ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा साली है, बगल में मेरा बीवी बैठा हुआ, मेरा भाभी बैठा, उन लोग हमेशा मेरे को बोलता है जीजा जी आप ऐसा क्यों काम करते हैं, आप इतना अच्छा नौकरी करता था। मैं मेरा मैडम को बोलता था एक बात बदल दो, आरसीएम छोड़ दूंगा। मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए आरसीएम स्टार्ट किया था, लेकिन आज की बात एक्स्ट्रा डिमांड करना बंद कर दिया। दाल रोटी मिल रहा है नौकरी से, बोला मिल रहा है, बस उससे आगे बोलना मत। अगर बोलना है गाड़ी बंगला सब चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा काम करने दो, अगर नहीं करने देना तो आज की बात एक्स्ट्रा कुछ भी मांगना नहीं। ओके डन? बोला नहीं मुझे एक्स्ट्रा सपने चाहिए, तो बोले चुपचाप करने दो, रुको मत। ऐसे ऐसे बात बोलते थे। मेरा रिश्तेदार लोग आके मेरे को बोलते थे मानिक छोड़ दो। मैंने आपको पता है 2016 में एक बार नौकरी छोड़ दिया था आरसीएम के लिए। हाँ, क्योंकि बिजनेस मेरा गिरता था तो मैंने सोचा चलो मेरा सैलरी से ज्यादा कमाई करके वापस में चला जाऊंगा, और हुआ भी। फिर मेरा रिश्तेदार उस टाइम मेरे को बहुत कुछ बोलता था, एक बार तो हाथ ही पार हो गया, मेरा फैमिली को उनके घर में रुकवा दिया, और मेरा साला लोग सामने आके मेरे को बोलने लगा आपको देख के मेरा बहन नहीं दिए थे, नौकरी देख के दिए थे, आप जब तक अब नौकरी में नहीं जाएगा तब तक ये नहीं जाएगा। हम बोले ऐसे भी मेरे पास पैसा नहीं, खिलाने के लिए रख लो, पैसा आएगा तो दूसरा शादी कर लेंगे, अगर इसको मेरे पास मोहब्बत हो पेड़ के नीचे भी बैठ जाएंगे। खूब मेरा पास पीछे आके बाइक में बैठ गया और बोला मैं कौन सा पैसे के लिए भाग रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा साथी रहना है। तो मैंने देखा बिना मतलब का लोग बातें करने लगे। मेरे साला सब आए, उन्होंने बोला आरसीएम छोड़ दो, छोड़ देंगे, इज्जत की सवाल है, तुम्हारा वजह से हम गांव में मुंह नहीं दिखा पा रहे, तुम पागल हो गए, नौकरी कर छोड़ दिए। मैंने बोला छोड़ दूंगा, एक कागज में लिख के दे दो, मेरा जो बेटी हुआ ना तुम्हारा भांजी, मैं मरने के बाद उनको रोजी रोटी तुम खिलाओगी, मेरे को चाहिए क्या, मैं गर्दमत आ जाऊंगा, साला नौकरी भी छोड़ दूंगा, यही बैठ जाएगा, लेकिन लिख दो कि मैं मरने के बाद मेरे बच्चों को रोटी तुम खिलाओ। है किसी का दम हिंदुस्तान में ऐसे लिखने वाला? जब लिखने वाला है नहीं तो काय को बीच में आता है। मैं बोला जब लिखना नहीं है रुकता किस लिए, क्योंकि तुम्हारा बहन मेरे आंखों में आंखें डाल के बहुत सपने लिखे, वो तुम पूरा कर दोगी तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं करोगी तो मुझे मत रुको। मैं ऐसा आग लेके चलते थे, पता नहीं क्या हुआ था मेरा बीच में 2 4 5 साल, चाहे कुछ भी हो, पर हुआ जैसे जैसे मैं सोचता था ऐसे ऐसे मेरे साथ होता था। कोई बीच में नहीं आते थे कुछ लोग, लेकिन मेरा सपोर्ट करते थे, मेरा परिवार में उनको देख उनसे मिलता था, जो जो मेरे साथ मुस्कुराते थे, हंसते थे, बातें करते। मैं 10 मिनट जो भी टाइम मिलता था ना उनसे बैठ के बात करता था। तो कई सारे चीजें मेरा मैडम को भी समझ में आने लगा। मेरा मैडम को भी बोला देख अगर मरने की बात, वो कभी मीटिंग में नहीं जाना चाहता था, मैं बोला मरने की बात तू भी मेरा साथ मरेगा तो मैं आरसीएम छोड़ दूंगा, तू मरेगा क्या? बोला नहीं, जब मरेगा नहीं लेकिन मरने की बात तू तो काम करेगा ना? बोला बिल्कुल करेंगे। जब मरने की बात तू काम कर सकते है तो जीते जी करने में प्रॉब्लम क्या? मैं ये नहीं बोला कि तुमको पूरे हिंदुस्तान में घूमना है, लेकिन अरे तुम मेरा संपत्ति को संभालोगे, पेंशन को संभालोगे, क्या आरसीएम प्रॉपर्टी से कम है क्या?
आरसीएम का नेटवर्क प्रॉपर्टी से कम है क्या? काल में अगर कोई मर जाऊंगा, मेरा नेटवर्क कहाँ कहाँ पहुंचे, तुमको कैसे पता चलेगा कि मेरा फलाना डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है, फलाना? अरे जहां जहां से पैसा आएगा हर प्रॉपर्टी को पहचानो, एक एक व्यक्ति को जानो। लेकिन खुशी की बात है आज मेरा मैडम हर डिस्ट्रीब्यूटर को जानते हैं, मेरा कौन रॉयल्टी चीवर कहाँ है, कौन टेक्निकल चीवर कहाँ है, फोन करके बता देते हैं, लो फलाना का राजकुमार यादव का फोन आया 300 क्या से आपका हाँ प्लेटिना में चीवर। इस तरह से अभी लोग पहचानने लगे। लेकिन मेरे को कुछ भी हुआ, आज मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट देता है। मैं आपको बताता हूँ, परिवार के साथ बैठ के प्लान करो। अगर पत्नी आपका है तो आपका बात सुनेगा। डिजिटल दुनिया है, पता नहीं चलता है कि बीवी घर पे है, मोबाइल किसी और के पास। तो इसीलिए हर चीजों को आजमाओ, है ना। पति बाहर जाता है, पकड़ के रखो, उनको बोलो बाहर जाने जरूरत नहीं, जमाना बहुत खराब है, गंदे लोग है मार्केट में। ऐसा काम करो जिसमें साथ घूम घूम के कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से आरसीएम से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म है क्या? क्या एक साथ जा सकता है? कंधा में कंधा पकड़ लो, घूमो कहीं भी, और बिजनेस बढ़ते रहेगा, एंजॉय कर सकता है। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। घर भी सुरक्षित रहेगा और बिजनेस भी सुरक्षित रहेगा, और पूरा हिंदुस्तान में मान सम्मान के साथ ढेर सारे चीज आप लेके घर में लौट सकते हैं। पैसा तो कुछ नहीं, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा आरसीएम में कुछ दिन बाद, लेकिन वो चीज जिसके लिए लोग तरसते हैं वो मेरा देखो, ये जो चीज है ना, मेरा बिल्कुल क्लियर, इतनी क्लियर था कि अगर मेरे को कोई है ना, मेरे से कोई छीनने भी कोशिश करेगा, इस जन्म में भी नहीं छीन सकता। कई लोग मेरे पास, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टेट में रहता हूँ त्रिपुरा में, लगभग हिंदुस्तान से एक अलग कॉर्नर पे है, वह कोई भी कोर लीडर आने में 50 बार सोचता है। वो आने जाने में 20,000 रुपया खर्चा होता है त्रिपुरा में, एक बार आते हैं दोबारा कभी नहीं आता, क्योंकि आता है टीम डेवलप करते हैं, दूसरे कंपनी वाला के खा जाता है, तो उनका पैसा लॉस होता है, दोबारा आता नहीं। मेरा अपलाइन तो अपलाइन था, पीके सिंह को पूछा सर यहाँ बिजनेस नहीं होगा, बोला क्यों? बोला ये कोर लीडर कोई नहीं आता है। बोला तुम करते रहो, लीडर भी तुम मान जाओ, मीटिंग भी तुम्हारा होगा, सेमिनार भी तुम्हारा होगा, ऐसे करते करते तुम एक दिन कोर में भी आ जाओगी। मौका है, किसी खूबसूरत चीजों को हासिल करने के लिए दो लोग नहीं जाता है, अकेला बहुत है, करते जाओ। मेरे को ऐसे ऐसे एनर्जी देता था, और धीरे धीरे मैंने सब चीज खुद ही करने लगा, मजा आया। और मेरे ख्याल से जब जब आपको कोई जिम्मेदारी देता है ना, चाहे डिपार्टमेंट में हो चाहे ऑफिस में हो, अगर कोई भी काम देता है, परेशान मत होना। इवन घर में भी अगर आपका सास आपको बुला के बोलता है बहू मुझे चाय बना के दो, तो अब ये समझ लेना नहीं कि मेरा सास ने मुझे डेली चाय बनाने के लिए क्यों बोलते हैं। इस बात को एहसास करिए, आपकी चाय उनको पसंद है, औरों लोगों से ज्यादा आपकी चाय को पसंद करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं। जब जब आपको जिम्मेदारी देते हैं तब सोचिए कि वो अलग नजर से आपको देखते हैं। आप उसको काम मत समझिए, उसको प्यार समझ के करिए। और आरसीएम में जब जब कोई लीडर आपको जिम्मेदारी देते हैं, वो उसको प्यार समझ के करिए। मेरे ख्याल से घर में अगर कोई पौधा हरा भरा होता है, उसमें सब लोग पानी डालते हैं, आप हरा भरा रहिए, लीडर का आकर्षण खींचिए, अपने सीनियर के आकर्षण खींचिए। वो हर दिन आपको फोन करेगा, लेकिन वो जब जब पॉजिटिव बात करेगा, आप नेगेटिव बात करेंगे, तो मरा हुआ पौधा में कोई पानी नहीं डालेगा, उखाड़ के फेंक देगा। आप हमेशा एक्टिव रहिए, आपका बातें, आपकी मुस्कुराहट लगना चाहिए साला जिंदा है, उम्र कितना भी हो, इससे बात करने से एनर्जी आना चाहिए। ऐसे रहोगे, आपको कहां से उठा के कहां पहुंचा देगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकता है। आपसे बात से आग झलकना चाहिए। अरे मरना तो सभी को है, ये निश्चित है, फिर भी हम जी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मरेगा नहीं? हर दिन मौत लेके हम लोग घूम रहे हैं। जब मरना निश्चित है फिर भी मुस्कुराते जी रहा है, आरसीएम में कौन सा मौत मांगा आपसे? कोर्स ने कागज ने सिग्नेचर करा कि मरना पड़ेगा आरसीएम में रॉयल्टी जाने के लिए, जब आपको लिखा ही नहीं मौत, या खुशी खुशी लिखा। और इसके लिए घर में ऐसे कंबल उड़ा के बैठे रहते। वादा किया टीसी सर से कि सर हम आरसीएम में कामयाब होंगे, और साइन मारते फॉर्म में, और कामयाब होने के लिए खड़ा हो गया। और सुबह उठ के हम दोनों लोग एग्रीमेंट साइन किए, हम अमीर बनना चाहते हो, अमीर बनाना चाहते हैं। जो अमीर बनाना चाहते हैं, बीसी सर, केसी सर, टीसी सर, सुबह सब 4:30 बजे उठ के हमको आशीर्वाद देने के लिए बैठ जाते हैं, और हम कंबल उड़ के सो जाते हैं, बोलते हैं हमको नहीं आना। या तो वो लोग जिन्होंने हम लोग ऊपर भरोसा किया, सोच के देखिए, जिससे हमने वादा किया वो सुबह उठ के हमारे लिए रेडी हो जाता है, और हम सोया रहते। दोस्त उठो, बार बार जगाएगा नहीं, उठ जाओ जल्दी, ताकि आपको और भी जिम्मेदारी आगे दिया जा सके। मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो, आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहिए, ताकि मैं सीख के आगे बात कर सकता हूँ। हर बार मेरे मीटिंग में भी बहुत सारे लोग नेगेटिव करते हैं। मैं जब जब नेगेटिव करता था, मेरा अपलाइन एक ही बात बोलता था, तुम गलत बोला होगा, तुम्हारा बोलने का ढंग ठीक नहीं था होगा, तुम्हारा ड्रेस ठीक नहीं था होगा। मैंने ऐसे करते करते मैंने पता नहीं कितना ड्रेस बना लिया, कितना टाई बना लिया, लगभग मेरे ख्याल से 15 से 20। मेरे को जब भी बोलता था ड्रेस ठीक नहीं, तो मैंने ड्रेस ही चेंज करता था। मैं रात रात भर खड़ा होकर बीवी के सामने बोलता था मैं कैसे खड़ा होने से ठीक लगता है, कैसे बात करने से ठीक लगता है। मेरा अपलाइन बोलता है लुक क्यों नहीं आता, मैं बोलता ज्वाइनिंग क्यों नहीं आता। मेरा अपलाइन मेरे को डेली टूकता था, तुम्हारा
बोलने का अंदाज ठीक नहीं होगा, माइक पकड़ने का तरीका ठीक नहीं होगा, तुमने लोगों को इफेक्ट नहीं डाला होगा, पता नहीं ऐसा क्यों बोलता था, लेकिन मैं इम्प्रूव करता था। इससे कुछ फायदा होता था मेरे को, कुछ फायदा नहीं, काफी हद तक। तो जब जब अपलाइन टूटता है, आप मायूस और निराश मत होइए, वो आपसे और कुछ बेहतर उम्मीद कर रहा है, वो लाके दीजिए। मैं कभी कभी जब नाराज हो जाता ना, काफी देर तक मुझे समझ में आता था इसमें मेरा नुकसान क्या है, उसने तो मेरे को और बेहतर करने के लिए बोला है, मेरा तो कुछ बिगाड़ा नहीं उन्होंने। फिर उस चीजों को मैंने अप्लाई करके फिर अपलाइन को कॉल कर देता था, फिर कॉल करके हम मूड को चेंज कर देते थे। देखो, खुदा जब माफ कर सकता है, हम तो इंसान हैं, हम आकर के क्यों रहते हैं? हम माफी मांग के अपना अगर बन सकते हैं तो गिर जाओ किसी के सामने, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ऐसे भी तो हम गिरते हैं ना, जब पैसा नहीं होता है किसी से भीख मांगते हैं कि 500 रुपया दे दो, जब मुसीबत पड़ते कि सहारा दे दो, अपनी गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा दो। अरे सब चीजों से हम भीख मांग के लेते हैं। अगर नॉलेज भीख मांग के लेके हम 5 साल अमीर बन जाए तो इससे हमको गुनाह किया है। इस चीजों से डरो। अगर आज हमने आरसीएम नहीं किया, हमको गरीबी झेलना पड़ेगा, हर लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा, भीड़ से गुम हो जाएंगे। वो चीजों से आप डरो, और आरसीएम के लोगों को आप डर नहीं, खुशी से अपनाओ। बोलना सबको अच्छा लगता है, अपना स्टोरी सुनाना सबको अच्छा लगता है। कौन सुनेगा? आपकी पोती भी नहीं सुनेगा अगर 3 दिन बोलोगे, बोला कितना सुनाएगा। लेकिन कामयाब हो जाओ ना, पूरे हिंदुस्तान पैसे दे के सुनने के लिए आएगा। उस दिन आपका पोती भी बगल में बैठ के सुनेगा, वो जा नहीं पाएगा। अगर वो उठ के खड़ा हो जाएगा, लुक दबा देगा, "अब हमारा सेलिब्रिटीज मैडम बोल रहे, तू कौन है पागल, बैठ जा तू भी सुन", वो सुनेगा। बन जाओ कामयाब। हम तो एक ही बात बोलते हैं, आज बोलते ना, अरे डरते क्यों लोग, इनकार करते हैं, चलते रहो, कोई आपकी इंतजार भी करता है। आज अगर लोग मना करते हैं आपका हालत देखकर, वो दिन भी आएगा, लोग मिलने के लिए आएगा, आपसे परमिशन ले। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मेरा टाइम भी काफी हो गया, और मैं, आप देखो, ये हमारा पीके सर के साथ मेरा एक फोटो है। इस फोटो को मैंने जब फेसबुक में पोस्ट किया, मुझे काफी सारे लोगों ने लिखा, मानिक सर और पीके सर कितना संघर्ष किया। कुछ संघर्ष ही नहीं था, मैंने जूता खोल के सिर्फ जहाँ कीचड़ था, वह जूता से जा नहीं रहा था बोल के पैदल गया। अच्छा, इसको लोगों को संघर्ष आ रहा है। अगर आपने इसको संघर्ष की दर्जा आपने दे दिया, अरे इस रूट से हजारों लोग डेली सुबह शाम जा रहा है, कोई गाय लेके जा रहा है, कोई घास काटने जा रहा है, कोई सब्जी लेने जा रहा है, हमको क्यों संघर्ष का नाम दे दिया? हम तो हंसते रह गए। पीके सर को बोला, सर आपको कोई दर्द हुआ क्या? बोला नहीं। मैं बोला मेरी कोई दर्द नहीं हुआ। लोग क्यों लिखा कि सर ने कितना संघर्ष किया? बोला ये लोगों का प्यार है। अगर इसको संघर्ष का नाम कभी मत देना, मैं नहीं देता हूँ। देखो, अगर इसको संघर्ष बोलोगी तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए तो, इसको क्या बोलोगी जो पूरा बदन लगा के इस देश को रक्षा कर रहा है? वो इसके भी मुस्कुराहट देखो, वो मायूस नहीं है, वो मायूस नहीं है। अगर इसको अब संघर्ष का नाम दे दोगी तो इसको क्या नाम दोगे? जिसके आगे गोली भी है, मौत भी है, फायरिंग भी है, पेट में खाना नहीं है, परिवार साथ में नहीं है, शाम को पानी मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इस कपड़ा को धो के अगले कपड़ा को मिलेगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ना उसके साथ में कोई पत्नी है, ना उसके साथ में कोई रिलेटिव है। शाम तक क्या पता बारिश में घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अरे इसको संघर्ष के नाम दो, जो बॉर्डर में रह के 2 रुपया 4 रुपया रोजगार के चक्कर में देश को बचा रहे। दोस्त, इतने छोटे छोटे काम को संघर्ष को नाम दे दोगे तो संघर्ष संघर्ष नहीं रह जाएगा। जो असली संघर्ष कर रहे उसको सैल्यूट करो, और जो हम काम कर रहे हैं वो एक छोटा सा काम है, उसको एंजॉय के साथ करो। कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप देख Yes, लो sir. अगर हम Yes, इसको sir. नाम दे बिल्कुल। दिया। ये देखो, मेरा ये फोटो आप देख रहे होंगे, कुछ फोटोग्राफ मैंने आपको दिया है। देखो, मैंने कश्मीर में, लेथपुरा में, पुलवामा में, छत्तीसगढ़ में, अलग अलग जगह में, आप देख रहे होंगे पहाड़ी की साइड में कुछ लोग देखो मोबाइल, हमने मोबाइल का नेटवर्क पकड़ने के लिए 18 किलोमीटर पैदल जाता था बीवी से बात करने के लिए, यहाँ सिर्फ बात करने के लिए जाते थे हम, और खुशी से जाते थे, खुशी से जाते। आप देखो हाथ में, सबका हाथ में के पीट मोबाइल, उस समय एंड्रॉइड भी नहीं था। ये 18 किलोमीटर जाके महीना में एक बार हम लोग अपने फैमिली से बात करते थे। इसको संघर्ष के नाम हमने तब भी नहीं दी, हम इसको एनजीओ के साथ किए। हमको लगता था अगर बॉर्डर में हमको मौत का मौका मिला, हम मरेंगे। जब लाखों 140 करोड़ से अगर हमको चुनाव किया तो हम बेहतर है, बेस्ट है, उसी से मरेंगे। और यही बोलते हो, अगर 140 करोड़ में आपने आरसीएम की आईडी लगा पाया तो मेरे ख्याल से जिस तरह से देश ने आपको चुनाव किया उस तरह से आरसीएम ने भी आपको चुनाव किया, लाखों की भीड़ से। आप मुस्कुरा से उसको आजमाओ, आप उसको संघर्ष के नाम मत दो। आप एक एक फोटोग्राफ देखिए, हमें एनजीओ के साथ किए, बर्फ बोले, पानी बोले, तूफान बोले, सब जगह में हम ऐसे रहे। और ये फोटोग्राफ हमने आज भी फेसबुक में देखता हो तो मुझे लगता है कितने खुशी से हमने नौकरी की। तो मेरे ख्याल से आप लोग चीजों को
मेरा रियलाइज करिए। आप देखिए, आप जब भी संघर्ष की बात आते है ऐसे लोगों को याद करिए जिसके पास पाँव नहीं था, हाथ नहीं था। आप देखिए इन व्यक्ति को, स्टीफन को। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा साइंटिस्ट था जिनकी हाथ पैर ना होने के बावजूद भी कितना कारनामा करके गया। रास्ता में निकल जाए, जिसके पास पाँव नहीं हाथ नहीं, वो एक रोटी के लिए तरस रहा है। कई ऐसा लोग है जिनके एक हाथ नहीं है, कई ऐसा लोग बोल नहीं पा रहे, कई ऐसा लोग आंखें नहीं है। अरे भगवान, आपको तो बोले आरसीएम में एक डिस्ट्रीब्यूटर दिन भर ज्वाइनिंग नहीं दिया, वो बातें कल को मिल जाएगा, लेकिन वो बेचारा का हाथ तो लौट के नहीं आएगा। उसको देखोगी ना तो 4 गुना एनर्जी आ जाती। हम क्यों इतना लाचार होते, क्यों इतना निराश होते? फुल स्पीड लीजिए, फुल एनर्जी लीजिए और फिर से निकलिए। मेरे ख्याल से वो जज्बा और जुनून जब अंदर लेके निकाल के निकलेंगे ना, तो मुर्दा को भी आरसीएम समझ जाएंगे ना, वो भी जय आरसीएम बोल के निकलेंगे, क्योंकि लगता है ये आग है, अब नहीं ज्वाइनिंग करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएंगे। ओके, चलिए यही बात। जैसे मैं रिटायरमेंट में आए तो आप देखो लोगों ने मेरे को किस तरह से फिर से सम्मान देकर आरसीएम की परिमल में, वहां माला आखिरी था और यह शुरू था। वह फौज का माला आखिरी था और यह शुरू था। इसके बाद ना जाने कितनी माला गले में पड़ते। अगर बातें करो माला का तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मैंने तमाम आज की मीटिंग में बैठने वाला लोग एंड आपके बीच में जो भी फौजी आदमी ज्वाइनिंग किया, उनको जरूर, अगर आपको लगता है मेरे नंबर से बात कराने से आपका टीम में फायदा हो सकता है, मैं करूंगा। मेरा कोई फौजी भाई रिटायरमेंट आने की बात बेरोजगार होकर ना बैठे, और जो लोग फौजी आदमी रिटायरमेंट होने की बात आके क्या करेंगे सोच रहा है, वो आरसीएम परिवार में आ सकता है। और आपके लिए इससे भरे, देखो आपका पास पहले जज्बा है देश को प्यार करने का, पहले जज्बा है देश के लिए समर्पण होने का, लेकिन मुझे पता है 40, 50, 60 साल की बात आपका धीरे धीरे जज्बा जुनून आप करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिले। लेकिन आरसीएम परिवार में आखिरी सांस तक इस देश के लिए आप काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो देश को सबसे ज्यादा चाहिए बॉर्डर का फौज नहीं है, इस देश में सबसे ज्यादा चाहिए वो है बेरोजगारी भगाना और दूसरा बात है बीमारी को उठाना। और घर घर में गली गली में अगर सबसे ज्यादा चीजों की जो प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी बीमारी के, आप कदम उठा लीजिए कि मैं 60 साल देश के लिए फौज में एक क्रांति के रूप में काम किया, वो जज्बा मैंने फिर से आरसीएम की परिवार से होके हिंदुस्तान की कोने कोने में जाके हम लोगों को बीमारी को ठीक करेंगे। एक बार चैट पे नंबर डाल दो, चैट पे नंबर डाल दो, लोगों के काफी डिमांड आ रही है। चैट पे आपके मोबाइल नंबर डाल दो एक बार। हम लोगों को जिनके पास अगर मेरा नंबर है चैट बॉक्स, हाँ ठीक है सर। जी सर, नंबर आ चुका है। हाँ थैंक यू। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि मेरे से अगर फायदा हो सकता है मैं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कोई फौजी भाई घर में आके जल्दी अपने लाइफ को खत्म कर दे। क्योंकि जब आदमी चिंतन में आ जाता है ना, जब काम धंधा खत्म हो जाता है ना, वो चीता बन जाता है। एक कहावत है, जिंदा लोगों की चिता, चिंता और मौत की चिता बराबर है। तो आप चिंता ना करिए, आरसीएम की परिवार आपको संभालने के लिए रेडी है। और जो लोग रिटायरमेंट आने की तैयारी कर रहे हैं वो समय से पहले अपने बिजनेस को अपने फैमिली के नाम से या घर में किसी और के नाम से आप शुरुआत कर दीजिए। अगर आपको लगता है डिपार्टमेंट में, देखो मैं तो आर पार था, मेरे को जब भी बुलाते थे ना, क्योंकि आईडी तो था, मेरे को बोलता था आरसीएम या नौकरी, हम छीना ठुक के बोलते थे आरसीएम। हम तो रिस्क लेके चलते थे। अगर आपको लगता है थोड़ा रिस्क है तो आप अपने परिवार को किसी को शामिल करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के आने तक का आपकी जो इनकम है आपकी रिटायरमेंट से 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे। प्लीज कोई भी मिस कॉल ना दे मेरे मोबाइल पे, अभी मैं मीटिंग चल रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, तो आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में जो भी फौजी भाई है आप वेलकम। और दूसरा बात है, आप लोग ये मत सोचिए आप फौज में नहीं गया तो आप फौजी नहीं बन पाया। आप गले तक उनकी वर्दी को देखिए और उसके ऊपर का चेहरा आपका लगाइए, उतना आप सोचिए। अरे वर्दी नहीं पहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधी जी वर्दी नहीं पहने थे, सुभाष चंद्र बोस वर्दी नहीं पहने थे, मदर टेरेसा वर्दी नहीं पहने थे। वो बिना वर्दी में वो काम कर दिया जो हम वर्दी पहन के नहीं कर पाए। हम तो उनको भी सैल्यूट मारते हैं, हम उनको ज्यादा सैल्यूट मारते हैं जिन्होंने हमको जज्बा दिए। आप सब लोग एक क्रांतिकारी एक फौजी है, अपना अंदर का जो फौजी है इस देश के लिए और देश के लोगों के लिए जो प्यार है वो बाहर निकाले। 2 बच्चा पैदा करके उनके लिए रोजी रोटी कमा के मर जाना कोई मर्द नहीं है। अगर आपको पालना है किसी गैरों को बच्चा को पालिए, वो बच्चा आपका परिवार को संभाल ले। यस या नो?
अब उनको Yes. संभालिए, वो आपका परिवार को संभालेंगे। मेरा आवाज आ रहा है बराबर? यस सर, यस हेलो? यस सर, आ रहा है, एकदम ठीक आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा आवाज नहीं मिल रहा है आप लोगों को। नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना, हर व्यक्ति को अपने आप को एक फौजी की रूप देना, कमांडो की रूप देना। सोचिए, मैंने उस दिन भी बोला था, कमांडो वो व्यक्ति है जो किसी भी मुश्किल को अपने हाथों पर लेके खुद को समर्पण करके उस काम को मंजिल तक पहुंचाता है, उसको कमांडो बोलते हैं। देखो, सब लोग वर्दी पहनता है, सबको कमांडो का दर्जा नहीं दिया जाता है। वहां से चुन चुन के उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया जाता है, तब जाकर उसको कमांडो का पद दिया जाता है। अब ये मत सोचिए कि सब लोग कमांडो होता है, सब नौकरी वाला हो सकता है, फौजी हो सकता है, कमांडो इस भीड़ से निकलता है। तो क्या आप कमांडो बांध सकते हैं ना? अगर आप कमांडो बांध सकते हैं तो आज के बाद जब भी सुबह उठे, अपने माँ बाप को और परमात्मा को और अपने जो गुरुजी है जिन्होंने हमको सुबह उठाने के लिए आते हैं, उनको याद करके दिन की शुरुआत करिए। और शाम को एक बात सोचिए, मेरे से दिन भर कोई गलती ना हो, बस कितने लोगों को मैं भला कर सकता हूँ, जिससे आखिरी मौत में भी मुझे शांति मिले, आज मैं बेहतर कुछ करके मरा। तो आप लोग सब लोग इस रूप में अपने आप को एक कमांडो का जज्बा देके आगे बढ़िए। और मेरे ख्याल से जब इस सोच के साथ आप किसी कमांडो को प्लान देने जाओगी, स्टार्ट कर देंगे। ओके? आप देखिए, मैं जहां जहां भी जाता हूँ, आप मेरे को बिजनेस करने में बहुत फायदा होता है। बहुत सारे जगह पे मैं बिजनेस में, जब उस दिन मीटिंग कंप्लीट किया, मैं थैंक्स देना चाहूंगा बीसी सर को। पता नहीं उन्होंने, सर ने मेरे को उस दिन क्यों बुलाए थे, और मेरे को चार चंद लग गया। जैसे उस दिन मीटिंग खत्म हुआ था, मीटिंग की बात, मैं रिटायरमेंट की बात, मेरे को ऐसा लगा मेरा फौजी भाई लोग सब अलग हो गया, मैं अलग हो गया। बोले आरसीएम के परिवार में हूँ, बट फौजी लोगों से जो नाता था 20-22 साल में, वो मेरे को मिल नहीं पा रहा था। लेकिन उस दिन मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत मेरे पास 4 कॉल आया एक साथ। बोला यार, हम तो रिटायरमेंट आ गया, तो हम तुम्हारा साथ मिलके एक मिशन पे काम करना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं वो राइट साइड में कोना में 4 फोटो देखिए, ये 4 आदमी है, हम लोग एक साथ ड्यूटी करते थे। और जैसे उस दिन प्रोग्राम खत्म हुआ, शाम को हम रात को 2 बजे तक फिर देखे मार्केटिंग ग्रुप लेके हम लोग पुणे पे एक मीटिंग की। और ये चारों फौजी बोल रहे हैं कि मानिक, कितना भी परेशानी आ जाए, मैं तेरा साथ हूँ। तो मुझे ऐसा लगा मुझे 4 गुना ताकत फिर से मिल गया। जब बॉर्डर में हम लोग गोली चलाते थे, कभी ऐसा सिचुएशन बनते थे, तो पीछे से कोई आवाज देने से हमको ताकत मिल जाता था कि मानिक मैं हूँ, टेंशन मत ले, आगे बढ़। अब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को 4 गुना स्पीड मिला। मैं आपको बताऊं, ऐसे मीटिंग अगर सर ने मेरे को मौका दिया उस दिन, जिसकी वजह से मैं फुल स्पीड में आ गया हूँ, और मैं अभी दोबारा एक नई क्रांति की ओर अपने बिजनेस को बढ़ा। मेरा 2 साल 2.5 साल हो गया लगभग, कोरोना के बाद रिटायरमेंट होके मैं आ गया, 1 साल हो गया। तो मेरे को जो उस दिन एनर्जी मिला, इसके बाद मैं और ज्यादा, मैं लगभग, मेरे अगरतला में प्रोग्राम करने, कभी मीटिंग में भीड़ नहीं होता था, मुझे इतना एनर्जी मिला। मैंने सिर्फ 4 दिन में 300 टिकट एडवांस करके आया। ये हम दोनों ने गया था करने के लिए, मुकेश कुटारी जी का प्रोग्राम। तो आपको एक नया रूप, आपका वो एनर्जी को जगाई। हो सकता है कुछ बातें मीटिंग की पार्ट नहीं, लेकिन आप उसको इग्नोर करें, जो आपके लिए जरूरत है वो आप अपनाइए। मैं लास्ट में एक बात बोल के मीटिंग को ही क्लोज करूंगा। सोच के देखिए, जिस कंपनी की 5 करोड़ की है, जिसकी डीपो 160 है, जिसकी पीयूसी हजारों लाखों में है, जिसकी डिस्प्ले लाखों में है, जिसकी, अगर बात करें उस कंपनी की संपत्ति की, उस संपत्ति के हिसाब से क्या हम उस बिजनेस की लायक है? क्या उस बिजनेस को हमको जरूरत है? क्या नहीं है। हम जो अपने इतना घमंड और आकर लेके इस बिजनेस को कर रहे हैं, उस लायक हम लोग नहीं है जिस बिजनेस में हमने ज्वाइन किया। अगर बात प्रोडक्ट बेचने की करते हैं, अगर बात प्रोडक्ट बेचने की करते हैं, तो आप सोच के देखिए, कंपनी इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी की विद्या बालन को 10 करोड़ रुपया दे दे। आ रहा है क्या मेरा पीपीटी? जी आ रहे जी हैं आ सर। रहे हैं सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर।
अभी थोड़ा रुक गया है। हाँ, थोड़ा सा पता नहीं नेटवर्क रुक रहा है, शायद फौजी से डर गया होगा क्या? नेटवर्क नहीं, नेटवर्क स्लो हो गया होगा या तो नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया होगा। चलिए, आ रहा है। हमने कोई स्लेट दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, आ रहा आ ठीक रहा है। आ रहा, स्लाइड तो आ गया पर थोड़ा स्लो हो गया नेटवर्क आपका। मानिक सर, आप अपनी वीडियो को ऑफ करके प्रेजेंटेशन चला सकते हैं। नहीं, आप इन्हें वीडियो को ऑफ कर दो, प्रेजेंटेशन को बंद करके डायरेक्ट बात कर लो, उससे नेटवर्क की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मानिक सर, इसकी ना पीपीटी को बंद करके कंक्लूड कर लो, जो आवाज भी पूरा अच्छा क्लोजिंग हो जाएगा। हाँ, इसको बंद कर दो आप सब, और स्क्रीन शेयर को बंद कर दो पूरी। ओके सर। नहीं, आप पूरा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ही बंद कर दो, और अच्छा वीडियो सर। बंद करके आप बंद कर लो, जो आपकी क्लोजिंग अच्छी हो जाएगी। चलिए, मेरा कहने की मतलब, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी के हम लोग लायक ना होने के बावजूद भी हमको इस कंपनी में इतना सारे मौका दिया। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा सर, अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट प्रचार करने के लिए कैटरीना कैफ को, रानी मुखर्जी को, किसी हीरोइन को अगर एक बार 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया दे दे, इस प्रोडक्ट का बाजार में ढेर लग जाएगा, इसका डिमांड इतना लग जाएगा, हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर हमको इस कंपनी ने मौका दिया तो मेरे ख्याल से हम लोग उनसे ज्यादा प्रचार करने के लिए घर से निकलना चाहिए। क्यों? इस प्रोडक्ट की कंपनी से ज्यादा हमको जरूरत है, तो हम उतना ही जिम्मेदारी निभाए जितना हमको इस कंपनी ने हमारे ऊपर उम्मीद किया। तो मैं सबको यही बात बोलना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस में किसी कारणवश, सर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, आपका वीडियो बंद किया हुआ, आवाज सही आ रही। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, मेरा वीडियो भी बंद हो गया। नहीं, वो बंद किया तो आवाज आ जाएगी। हाँ चलिए चलिए, तो हम सब लोग मिलके आप इस बिजनेस का जो मिशन है, उस मिशन को एक क्रांति के रूप में हमको काम करना चाहिए। लास्ट में मेरा दूसरा स्लाइड यही था, जो टीसी सर ने हिंदुस्तान की हर आम आदमी को आवाज दिया इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। तो हम सबको उस बातों को, इनकी एक एक चीजों को फॉलो करके हमको आगे बढ़ने का। तो मेरे ख्याल से आज की प्रोग्राम का जो भी बातें हैं जो आपकी लायक है, वो आप अपना जीवन पे शामिल कर सकते हैं। अगर मेरे बातचीत के दौरान कोई भी ऐसा चीजों पे गलती हुआ तो मैं इसके सबके लिए, सबके पास में माफी मांगता हूँ, और कभी फिर से मौका मिलेगा तो जरूर, है ना, आप लोग साथ काम करने के लिए आएंगे। थैंक यू। जय आरसीएम सर। थैंक यू मानिक जी, बहुत 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 शानदार, मतलब जो कमेंट